आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का। हमने इससे पहले कंप्लीट कोर्स किया था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके अंदर हमने हैमर को समझा था ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या साइकोलॉजी होती है, ट्रेड कैसे लेना है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था। अगर आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। आज हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को। देखो, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न समझने से पहले आपको कुछ बातें, फैक्ट्स इस पैटर्न के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल। रिवर्सल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न होता है वो होता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है। नंबर टू ये है कि जो हेड एंड शोल्डर है, ये कह सकते हैं आप कि मोस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न्स का फादर है, मतलब वो इसी से डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो होता है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न, वो हेड एंड शोल्डर से ही आए हैं। नंबर थ्री, हेड एंड शोल्डर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न माना जाता है, उसके पीछे का ये रीजन है कि ये इलीट वेव थ्योरी में भी ऊपर इम्पल्स और करेक्टिव वेव के बाद आता है। आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं इलीट वेव के ऊपर भी एक कोर्स बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो इलीट वेव की ये इम्पल्स वेव्स होती है और ये करेक्टिव वेव्स होती है, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बनता है। ठीक है। इसलिए इलीट वे में भी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होता है, और हेड एंड शोल्डर पे में प्राइस एक्शन में कहता है कि ट्रेंड रिवर्स होता है। इसका जिक्र थोड़ा बहुत डॉ थ्योरी में भी किया गया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न माना जाता है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हेड एंड शोल्डर है वो दिखता कैसा है, उसके पार्ट्स का क्या नाम है। अगर मैं बात करूं, बेसिक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा दिखाई देता है। ऐसा जो है बेसिक एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, जिसके अंदर ये हमारा होता है लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर। ये जो बीच वाला है इसको हम हेड कहते हैं, और ये जो राइट वाला है इसको हम राइट शोल्डर कहते हैं। ठीक है। ऐसा जो है एक बेसिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है। अब अगर आप अब बिफोर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर बनता ही क्यों, जैसे हमने हैमर में समझा था। देखो, जैसे कि हमें पता है कि अगर एक ट्रेंड को कंटिन्यू होना है, तो जब भी वो स्विंग के बाद रिट्रेसमेंट बनाएगा तो उसको अपनी प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ना है। दिस शोज कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में है, और बायर्स इतनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है। और ये रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग इसलिए आती है बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर ये 100 का लेवल है और ये 80 का लेवल है, तो अगर यहाँ पर बायर्स का जो है वो डोमिनेंस है, लोग बाइंग करना चाहते हैं, तो जैसे उनको 80 प्राइस पे यही चीज मिलती है, डिस्काउंटर प्राइस पे मिलती है, तो वो रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं पुल बैक, वहां पर उनको डिस्काउंटर प्राइस पे मिलता है और वो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, जिससे डिमांड क्रिएट होती है और प्राइस कंटिन्यू अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। तो अगर एक ट्रेंड को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको हर एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक के बाद अपनी प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ना है। और वो अगर अप ट्रेंड में बात करवाए तो बायर्स करवाते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में बात कर रहे तो सेलर्स करते हैं। तो आप मानो यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड। ठीक है। तो जब यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद पुल बैक आया, ये 100 का लेवल है। ठीक है। और ये 80 का लेवल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो एक स्विंग बनी नॉर्मली, फिर रिट्रेसमेंट आया, 80 के लेवल पर बाइंग हुई, और इसने क्या किया काम, इसने प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा। उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आया फॉर एग्जांपल यहाँ तक, तो इस बार मार्केट इतनी ओवरबॉट हो गई थी, या इतनी यहाँ पे अब ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया था। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक है। अगर एक किसी चीज की ज्यादा ही बाइंग हो रही है, या किसी चीज की ज्यादा ही सेलिंग हो रही है, किसी का प्राइस ज्यादा ही बढ़ गया है लिमिट से ज्यादा, किसी का प्राइस ज्यादा ही गिर गया है लिमिट से ज्यादा, तो वो उस चीज, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे ही जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक, कोई इंस्ट्रूमेंट इतना ओवरबॉट हो गया होता है कि अब उसको यहाँ से गिरना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से बायर्स इसको पुश कर रहे थे, रिट्रेसमेंट आई और फिर से बायर्स ने पुश किया, लेकिन जब रिट्रेसमेंट फिर से आया यहाँ पर इस बार इतने बायर्स नहीं थे कि वो फिर से प्राइस को जो है ऊपर कंटिन्यू करवा सके। इसलिए ये क्या आ गया काम, ये आ गया अपने प्रीवियस स्विंग के लो के पास। जब ऐसी सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे नीचे आ चुका है प्रीवियस स्विंग के लो पे। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये वाला जो पार्ट होता है एक हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, इसको हम नेकलाइन कहते हैं। इसको हम नेकलाइन कहते हैं। अभी हम लोग यही तक ही है, अभी राइट शोल्डर नहीं बना है, अभी तक हम लोग यही तक है, बट मैं कह रहा हूँ कि इसको नेकलाइन कहते हैं।
उसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ बायर्स होते हैं जो बोलते हैं कि पिछली बारी प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया था, हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर से बढ़ जाए। तो फिर से कुछ ऐसे बायर्स होते हैं कि वो क्या करते हैं काम, वो जो है यहाँ पे बाइंग करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं और प्राइस यहाँ से हल्का सा बढ़ता है। लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बायर्स डर गए होते हैं बिकॉज प्राइस यहाँ पे फेल हो गया होता है प्रीवियस स्विंग के हाई को क्रॉस करने से। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ओवर सेलिंग आती है और प्राइस जो है वो नेक लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है। हो गया यहाँ तक। पहले यहाँ पे बायर्स थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर लिया, नॉर्मल पुल बैक आया जो आता है, यहाँ पे ओवर बाइंग हुई, प्रीवियस स्विंग का हाई टूटा। फिर यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट इतना ओवर बॉट हो गया था कि फिर यहाँ पे इतने बायर्स प्रेजेंट नहीं थे कि वो फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करवा सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे गिर गया। कुछ ऐसे बायर्स थे जिनको लगा कि पिछली बार प्राइस ने यहीं से रिट्रेस किया था या यहाँ से बढ़ा था, पिछली बार प्राइस यहीं से बढ़ा था, हम लोग यहाँ पे फिर से बाइंग करते हैं, क्या पता प्राइस यहाँ से बढ़ जाए। वो लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, प्राइस यहाँ से बढ़ता है, लेकिन इस बार मार्केट में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया होता है, ये इतने सेलर्स आगे होते हैं कि प्राइस जो है ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाता, इसलिए वो जो है नेक लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, जैसे कि हमारे जब हमारा सपोर्ट होता है, जब वहाँ पे भी ब्रेकडाउन आता है वहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है। नेक लाइन भी एक किस्म की सपोर्ट ही होती है, अब वो ऐसा रेजिस्टेंस काम करे, ये हमें बेसिक पता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये हमारा आता है, जब एक सपोर्ट टूटता है उसको ब्रेकडाउन कहते हैं, और उसके बाद जब प्राइस सपोर्ट के नीचे आता है, इस तरीके से सपोर्ट के नीचे आता है, अब वो एज अ रेजिस्टेंस जो है वो काम करेगा। ऐसा क्यों करेगा वो एक अलग चैप्टर है, वो हम लोग जो है ऐसा क्यों होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन में पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है बिकॉज अभी रेजिस्टेंस काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ से जो अप ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कैसे जो पहले बायर्स डोमिनेंस में थे अब सेलर्स आ जाते हैं डोमिनेंस में। ये जो शिफ्ट है ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न करवाता है, इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करवाता है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई टेक्निकल एलिमेंट पढ़ो पहले पूरा पढ़ा करो कि वो काम क्यों करता है, तब जाकर अच्छे से उस चीज को सीख सकते हो। इसी का जो सेकंड टाइप आता है उसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उसमें क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। वो इस तरीके से जो है वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करता है। ठीक है, बाकी जो चीजें हमने उसमें पढ़ी वो इसमें सेम टू सेम अप्लाई होगी। अब बात करते हैं एक चार्ट पैटर्न में जो हमें दूसरी चीज देखनी होती है, वो देखनी होती है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या खेल है। ठीक है, वॉल्यूम के बाद फिर हम सीखेंगे कि एंट्री कैसे बनानी है। वॉल्यूम में आप देखोगे, जैसे कि हमें पता है बेसिक वॉल्यूम में क्या होता है कि जब अप ट्रेंड होता है तब ग्रीन वॉल्यूम बार्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, जब डाउन ट्रेंड होता है तब रेड वॉल्यूम बार्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब यहाँ से ये स्विंग नंबर 1 बनती है, ये वाली, तब ग्रीन वॉल्यूम बार्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद ये जब स्विंग नंबर 2 बनती है तब रेड वॉल्यूम बार्स डिक्रीज होने चाहिए बिकॉज ये रिट्रेसमेंट होता है इस स्विंग नंबर 1 का। उसके बाद जब स्विंग नंबर 3 बनती है ये वाली, तब भी आपको ग्रीन वॉल्यूम बार्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिलने चाहिए इस तरीके से। ओके, उसके बाद जब ये स्विंग नंबर 4 बने तब आपको रेड वॉल्यूम बार्स इंक्रीज होते हुए या मीडियम एक ही स्टेबल लेवल पे देखने को मिलने चाहिए। ओके, उसके बाद जब ये बनी स्विंग नंबर 5, अब प्राइस बढ़ रहा है, ग्रीन वॉल्यूम बार्स बढ़ेंगी बट वो डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलने चाहिए। ओके, उसके बाद जब स्विंग नंबर 6 बने यहाँ पर, तब रेड वॉल्यूम बार सब इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये वाला जो ये स्विंग नंबर 7 है, ये इस स्विंग नंबर 6 की रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम बार जो है वो डिक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पर रेड वॉल्यूम बार हो रही थी स्विंग नंबर 2 के पास। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा फिर से आपको रेड वॉल्यूम बार इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम बार हो रही थी। बात करें हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, तो उसमें जस्ट इसका ऑपोजिट होगा कि जब स्विंग नंबर 1 बनेगी तब रेड वॉल्यूम बार जो है वो इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब स्विंग नंबर 2 बनेगी, जो स्विंग नंबर 1 का रिट्रेसमेंट या पुल बैक है, तब जो है आपको ग्रीन वॉल्यूम बार डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब स्विंग नंबर 3 बनेगी तब आपको फिर से रेड वॉल्यूम बार इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब स्विंग नंबर 4 बनेगी तब आपको रेड वॉल्यूम बार्स या तो स्टेबल दिखेंगे या तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब स्विंग नंबर 5 बनेगी तब आपको फिर से जो है वो रेड वॉल्यूम बार्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद जब स्विंग नंबर 6 बनेगी तब आपको ग्रीन वॉल्यूम बार इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे बिकॉज इस पॉइंट पे जो है वो सेलर से बायर्स में शिफ्ट आ गया होता है। उसके बाद जब स्विंग नंबर 7 बनेगी
अब वो स्विंग नंबर 6 का पुल बैक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फिर से जो है वो रेड वॉल्यूम बार्स डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे स्विंग नंबर 2 पे ग्रीन वॉल्यूम बार्स हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही स्विंग नंबर 7 बनेगी, यहाँ पे फिर से जो है वो ग्रीन वॉल्यूम बार्स आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे स्विंग नंबर 1 पे रेड वॉल्यूम बार्स इंक्रीज हो रहे थे। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से वीडियो के इस पार्ट को दोबारा देखना, फिर जाके आपका जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम को देखना, अगर बराबर एक्यूरेटली ऐसा नहीं होगा बट आसपास होना चाहिए, तब जाके वो एक सही और अच्छा हेड एंड शोल्डर माना जाता है, तब जाके उसके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको सीखनी है कि हमें हेड एंड शोल्डर पे, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे किस तरीके से एंट्री लेनी है। इसके लिए हम लोग जो है वो स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पर नेक लाइन को बनाएंगे हेड एंड शोल्डर की। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर में जो है वो, जैसे हमने परसों हैमर भी पढ़ा था, हेड एंड शोल्डर में नेक लाइन के ब्रेक डाउन होने पे एंट्री लेने के दो तरीके हैं, एक है कैंडल क्लोजिंग, एक है रिट्रेसमेंट। टोटल तीन है, रिट्रेसमेंट में दो तरीके होते हैं और कैंडल क्लोजिंग में एक होता है। देखो, अगर प्राइस जो है इस तरीके से रिट्रेस कर रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो गया है ट्रेडिंग करते हुए, आपको आइडिया है कि हाँ लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, तो आप इस पॉइंट पे भी एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस आप ऊपर रखोगे। अगर आप अभी नए नए हो ट्रेडिंग के अंदर, या अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं, और अगर आपको थोड़ी बहुत सेफ एंट्री करनी है, तो जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, जैसे स्विंग लो टूटेगा आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस आपका सेम ऊपर रहेगा। ये होता है रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने के दो तरीके। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही होती है, तब आप जो है वो कैंडल क्लोजिंग एंट्री मॉड्यूल पे भी जो है वो एंट्री कर सकते हो। ये मेरा खुद का एंट्री मॉड्यूल है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ काफी सालों से, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इस केस में आप क्या करोगे काम, अगर मार्केट, ये आप तभी यूज करोगे जब मार्केट वॉलेटाइल है, ये थोड़ी सी रिस्क की एंट्री है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क या क्वांटिटी कम कर लो, ट्रेड बना लो। बट जब मार्केट वॉलेटाइल होती है ये तभी काम करता है, या तभी आपको इस पे जो है काम करना है। अदरवाइज आपको रिट्रेसमेंट वाली जो एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया उसी पे एंट्री करनी है, चाहे आप फिर ये वाली एंट्री करो या ये वाली एंट्री करो। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग में क्या होता है कि जब मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है, तो मार्केट अगर स्ट्रांग, मारुबूजो एक कैंडल होती है, वो स्ट्रांग कैंडल होती है बुलिश बेस, जिसमें विक नहीं होती, तो अगर मार्केट ऐसे बड़ी कैंडल बनाता है, ब्रेक डाउन करता है सीधे नेक लाइन का बड़ी कैंडल बना के, तो आप जो है इसकी कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखोगे, इस कैंडल के ऊपर। ये रेड कैंडल होनी चाहिए अगर हम ब्रेक डाउन करें, हेड एंड शोल्डर में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही हेड एंड शोल्डर में अगर आपको कैंडल क्लोजिंग एंट्री मॉड्यूल पे एंट्री लेनी है, वो आप तब यूज करोगे जब मार्केट वॉलेटाइल होगा। ये रिस्की होता है, इसलिए इसमें रिस्क या क्वांटिटी कम करोगे। अगर आपको एंट्री लेनी है तो ब्रेक डाउन पे बड़ी सी रेड कैंडल बननी चाहिए, जिसकी कैंडल क्लोजिंग पे जो है आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर रहेगा। अगर हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और तब मार्केट वॉलेटाइल है और आपको कैंडल क्लोजिंग एंट्री मॉड्यूल यूज करना है, तो अब तब आप क्या करोगे, तब आप जो है वो ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, आप मानो यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, या नेक लाइन है यहाँ पर, तो बड़ी सी जो है वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आप नीचे रखोगे। बट याद रखना, ये सेटअप या ये एंट्री मॉडल तभी यूज करना जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, जब मार्केट वॉलेटाइल हो, ये रिस्की एंट्री है तो क्वांटिटी या रिस्क पर ट्रेड कम कर देना, बस, और कोई मसला नहीं है। या तो बेटर है तो इस तरह की एंट्री मॉड्यूल को जो अवॉइड ही करो अगर बिगिनिंग स्टेज पे हो। जो मैंने ये वाला एंट्री मॉड्यूल बताया ना, जिसमें प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक होता है, ये बेस्ट है। ठीक है, इस पे आप एंट्री ले सकते हो। एक और यहाँ पर एडिशनल चीज जो आप सब लोग याद रखोगे, कि अगर हेड एंड शोल्डर टिल्ट है, चाहे राइट की तरफ टिल्ट है या फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, तो दोनों जो है वो वैलिड होते हैं। अगर इस तरीके से लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, राइट टिल्ट हो या लेफ्ट टिल्ट हो, ये भी वैलिड होता है। सेम हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी होता है कि अगर वो राइट की तरफ टिल्ट है वो भी वैलिड है, अगर वो इस तरीके से जो वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, ठीक है, ऐसे, तो वो भी जो है वैलिड होता है। तो राइट की तरफ भी अगर हेड एंड शोल्डर टिल्ट हो वो भी वैलिड होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर राइट या लेफ्ट की तरफ इन हल्का सा टिल्टेड हो, वो भी वैलिड होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इसके टाइप सीखे, ये क्यों बनता है, वॉल्यूम का क्या खेल रहता है उस पे, और इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, और प्लस मैंने आपको अपना एक कैंडल क्लोजिंग का सेटअप दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो आया पसंद, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है, अगर आपको ब्रोकर चाहिए, इंडियन ब्रोकर, उनका लिंक दिया हुआ है,
उस पे आपको वहाँ से साइन अप करने पे कुछ एक्स्ट्रा बोनस देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने बेस्ट प्रो फर्म का भी लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या लाइव क्लास आपको हमारी एपेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के ज्वाइन करने हैं, नीचे दिए हुए आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।